मित्रों, आप सभी का स्वागत है DPIS में, देवप्रयागम IAS में। और आज आपके साथ चर्चा करेंगे कुछ अपडेट्स पर। आइए पहले बता दें आपको क्या अपडेट्स रहेगा और किस पर चर्चा होगी, इसलिए पूरी क्लास देखिएगा, बहुत ही शानदार क्लास रहेगी। पहला तो है एक UPSC संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा की परीक्षा के लिए डी सुब्बा राव ने एक विकल्प दिया है, एक नए सुधार और सुझाव दिए हैं। उस पर चर्चा करेंगे कि भविष्य में UPSC की परीक्षा का टियर 1 प्रणाली क्या है और टियर 2 एंट्री प्रणाली क्या है, इस पर चर्चा करेंगे डिटेल के साथ। माना जा रहा है कि काफी कुछ हद तक ये सुझाव सही भी है, आएंगे इस पर बताते हैं इसका भविष्य कैसे होगा, इसलिए पूरी क्लास अच्छे से देखिएगा। फिर हम चर्चा करेंगे UPPCS प्रीलिम्स 2025 में सीटों की संख्या कितनी हो चुकी है। सीटें बढ़ रही हैं, SDM के पद बढ़ गए हैं, डिप्टी कलेक्टर के पद बढ़ गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। अगले 120 दिन आपके पास बचने जा रहे हैं, इस अगले 120 दिन के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, कैसे आप सीसेट को कैसे कवर करें। सीसेट इस बार आपको हर हालत में सीसेट को क्वालिफाई करना है, सीसेट और GS दोनों को क्वालिफाई करना है, तो वो 120 दिन की स्पेशल रणनीति क्या होगी वो चर्चा करेंगे। असिस्टेंट रजिस्ट्रार का कुल सचिव, सहायक कुल सचिव का रिजल्ट कब तक आएगा और उसमें जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के बारे में क्या होगा, उस पर चर्चा करेंगे। और इंटरव्यू का प्रोग्राम कब लग सकता है, इस पर चर्चा करेंगे। और आज आपके साथ चर्चा करेंगे वर्ष 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री की विदेश यात्राएं, करंट अफेयर्स के तहत चर्चा करेंगे कि वर्ष 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री ने किन किन देशों की विदेश यात्राएं की हैं, भारत के राष्ट्रपति द्वारा किन किन देशों की विदेश यात्राएं की गई, वहां पर क्या क्या निर्णय लिए गए हैं और प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को कौन कौन से पुरस्कार व सम्मान दिए गए हैं, भारत के राष्ट्रपति को किस विश्वविद्यालय ने मानद उपाधि प्रदान की है, ये चर्चा होगा। तो आते हैं एक बड़े प्रस्तावित सुधार से शुरुआत करते हैं और UPPCS उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की गतिविधियों पर भी चर्चा करेंगे। आयोग द्वारा अपने परीक्षा UPPCS मेंस 2024 की तैयारियां की जा रही हैं और UPPCS मेंस के लिए आपके पास मात्र कुछ ही दिन बचे हैं, जिसके लिए आपको अब गेस्ट क्वेश्चन पर आधारित अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाना है और जो क्वेश्चन है उनको बिल्कुल आपको रटना और अभ्यास करना जारी रखना है और एक शॉर्ट नोट सभी के तैयार कर लेना है। ये सारी चीजें आपके साथ चर्चा में शामिल होंगी, इसलिए पूरी क्लास को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा। UPPCS 2025 के अपडेट पर देखिएगा, जहां डिप्टी कलेक्टर के पद कितने हो गए हैं, ये भी आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं संघ लोक सेवा आयोग की सबसे प्रतिष्ठित सेवा, UPSC की सबसे प्रतिष्ठित सेवा सिविल सेवा परीक्षा। देखिए, आप देखते हैं 2024 का जो परिणाम आया, उस 24 के परिणाम में भारत की नारी शक्ति दुबे, नारी शक्ति का पर्याय शक्ति दुबे टापर्स रही। 4 असफलताओं के बावजूद 5वीं सफलता उनकी बड़ी शानदार रही। बेहद सौम्य, धीर, गंभीर IAS के रूप में शक्ति दुबे ने अपने मान प्रतिष्ठा को जहां बढ़ाया, वहीं प्रयागराज के गौरव को उसने स्थापित किया। तो उनके इस सफलता को कुछ लोग पचा नहीं पाए, क्योंकि 4 अटेम्प्ट के बाद 5वें अटेम्प्ट में सफलता मिली। एक लंबी संघर्ष गाथा रही है और कई बार पद से विचलित होने या प्रिपरेशन से विचलित होने के भी भाव जगे, लेकिन इसको बहुत लोग बचा नहीं पाए, कुछ लोग उल्टे सीधे वक्तव्य भी बोलते रहे। लेकिन इसी बीच डी सुब्बा राव जी का एक बड़ा स्टेटमेंट आया है। संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा के लिए उन्होंने एक बड़े सुधार की बात कही है। यद्यप UPSC की परीक्षा प्रणालियों में हर 10 साल में आप देखते हैं कोई ना कोई सुधार होता रहता है, एक पैटर्न लगभग 10 से 12 साल चलता है और उसके बाद एक नए पैटर्न को प्रस्तावित किया जाता है। जैसे आप देखें कि पूरा पैटर्न बदल दिया गया 2011 में और उसमें सीसेट लागू कर दिया गया, फिर मेंस में ऑप्शनल सब्जेक्ट भी एक कम कर दिए गए और इस तरीके से आपने देखा कि संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा परीक्षा में एक बड़ा बदलाव 2011 से 2024-25 तक अभी तक वही चल रहा है। लेकिन ये भी ज्यादा दिन नहीं चलेगा, क्योंकि अब आयोग अगले 10-15 सालों में अपने पैटर्न को और अपने स्वरूप को बदलता रहा है। आप देखें, अगर इसका निरंतर वो देखें तो लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल में कोई ना कोई पैटर्न जो है नए सुझाव आते रहते हैं।
आयोग के पास ढेर सारी सिफारिशें पड़ी हुई हैं जो है अपने में सुधार करने के लिए, लेकिन उन्हीं सुधार सिफारिशों को लागू किया जाता है जो भारत सरकार का कार्मिक मंत्रालय जिसको अप्रूवल करता है। देखिए, भारत जैसे देश में कम उम्र और सीमित अवसर को लागू करना एक बड़ा चैलेंजिंग है, लेकिन फिर भी सिविल सेवाओं को अधिक से अधिक एनर्जेटिक बनाए रखने के लिए वैश्विक प्रतिस्पर्धा और बदल रहे विश्व व्यवस्था के परिवर्तनों को देखते हुए डी सुब्बाराव जी ने 2 महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। इन्होंने कहा है कि सिविल सेवा की जो परीक्षा है वो 2 एंट्री प्रणाली के तहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि एक टियर 1 एंट्री प्रणाली लागू किया जाए और टियर 1 एंट्री प्रणाली में क्या हो, 21 साल से 27 साल की उम्र रखी जाए और इसके लिए कुल 3 अटेम्प्ट दिए जाएं। तो इनका ये सुझाव, इसके पहले भी आप देखते हैं कि इसके पहले भी ढेर सारे, चाहे वो अलग कमेटी रही हो, चाहे वो ढेर सारे वासवन कमेटी, ढेर सारी कमेटियों ने सुझाव भी दिया है। तो उन्होंने उम्र सीमा को लेकर के एक सुझाव जो दिया है, अटेम्प्ट को लेकर के सुझाव दिया है। इस सुझाव पर देखिए प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो जाएंगी, लेकिन उन प्रतिक्रियाओं में एक नई शिक्षा, नई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत अगर आप देखें, जहां स्नातक के लिए उम्र बढ़ा दी गई और स्नातक के लिए 3 साल का 4 साल का स्नातक कर दिया गया। ऐसी स्थिति में क्या 27 साल में 3 अटेम्प्ट दे करके आप क्या सिविल सेवाओं में भारतीय युवाओं के साथ न्याय कर पाएंगे? शायद प्रश्न होगा कि नहीं। तो फिलहाल ये एक सुझाव है कि एक टियर 1 प्रणाली के तहत ये किया जाए कि 21 साल से लेकर के 27 साल के बीच 3 प्रयास रखे जाएं। अभी की जो उम्र है आप जानते हैं, अभी की उम्र जो है 32 वर्ष कर दी गई थी। तो यूपीए सरकार द्वारा इसमें एक बड़ा परिवर्तन किया था और 30 साल की उम्र को 32 साल कर दिया गया था। पहले 28 साल थी, फिर 30 साल हुई, फिर अब 32 साल वर्तमान में चल रही है। तो इसके साथ उन्होंने कहा कि उम्र 21 से 27 साल कर दी जाएगा, इसमें कुल 3 अटेम्प्ट ही दिए जाएं। तो 3 अटेम्प्ट दिए जाएं, यानी 21 से 27 साल के बीच में आप देखेंगे तो आपके लगभग इन 7 सालों में 3 अटेम्प्ट दिया जाए। ये लोकतांत्रिक नहीं होगा। अटेम्प्ट बढ़ाए जा सकते हैं। अगर आप एज कम कर रहे हैं तो आप 21 साल से 27 साल तक आप अनलिमिटेड अटेम्प्ट कर दीजिए, मतलब 21 साल से 27 साल तक लगातार अभ्यर्थी दे। ये बहुत अच्छा विकल्प हो सकता है, मतलब उसमें विकल्प ना दे जाए केवल 4 अटेम्प्ट में, 21 से 27 साल तक आप अनलिमिटेड मतलब सभी विकल्प दे दें कि सारे विकल्पों दो, तो ये एक अच्छा विकल्प हो सकता है। ये इसमें हो क्या सकता है, इसमें जो मेरा सुझाव ये है कि 21 से 27 साल के बीच में, 21 से 27 साल के बीच में सभी अटेम्प्ट दे दिए जाएं, मतलब सभी अटेम्प्ट रहें, सभी प्रयास रहें, तो ये सही रहेगा। लेकिन इन्होंने जो दूसरा प्रयास दिया है, दूसरा सुझाव दिया है, वो बड़ा ही उत्साहवर्धक सुझाव है और एक नया सुझाव है जो अब तक किसी कमेटी ने दिया भी नहीं है। मतलब ये एक लेटरल एंट्री नहीं है। आपने देखा कि सिविल सेवाओं में लेटरल एंट्री चल रही थी, उस पर काफी कुछ विवाद हुआ मंत्रालयों में, फिर लेटरल एंट्री को रोक दिया गया कुछ लेकिन वो डिप्टी सेक्रेटरी के स्तर पर थी, उप सचिव के स्तर पर चल रही थी। जो पीएमओ और विभिन्न मंत्रालयों के में रिक्त पड़े जो पद थे उसमें न्यू एनर्जेटिक्स लोगों को जो लिया जा रहा था, तो वो एंट्री जो थी वो एक लेटरल एंट्री थी। इसमें इन्होंने लेटरल एंट्री की बात नहीं कही। इन्होंने कहा है कि 40 से 42 साल के ऐसे अनुभवी और ऊर्जावान एंटरप्रेन्योर हों, मतलब वो अनुभवी हों, अपने किसी क्षेत्र विशेष में अनुभव रखते हों, ज्ञानवान हों, अनुभवी हों, ऊर्जावान हों, क्षेत्र विशेष में उत्कृष्ट प्रतिभा रखते हों, उत्कृष्ट सम्मान रखते हों, तो ऐसे लोगों को भी सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए, भारतीय सिविल सेवा में यानी आईएएस में, यूपीएससी के इन सिविल सेवा परीक्षाओं में प्रवेश के लिए 40 से 42 साल के अभ्यर्थियों के लिए अवसर प्रदान किए जाए। 1 या 2 अवसर इसमें उपलब्ध करा जाए, हालांकि इसमें अवसर की बात उन्होंने नहीं कही है, लेकिन यह एक अच्छा विकल्प हो सकता है। इस अच्छा विकल्प ये हो सकता है कि इस उम्र के पड़ाव को पार करने के बाद अगर कोई अभ्यर्थी किसी कैरियर को चुनता है, प्राइवेट क्षेत्र या किसी अन्य कैरियर को चुनता है, तो उसके बाद उसे यूपीएससी में एक बार जाने के लिए फिर से अवसर मिल जाएगा, अर्थात वो सिविल सेवाओं में प्रवेश के लिए 40 से 42 साल के अनुभव को प्राप्त करेगा। लेकिन अभी इसका कोई खाका नहीं है। इसको आप जब यहाँ पर एंट्री करवा लेंगे, फिर उनको कितना ट्रेनिंग देंगे, कितना प्रशिक्षण देंगे, किन किन पदों पर नियुक्ति करेंगे, क्या वो 40-42 साल वाले होंगे, क्या वो फिर से कैडर वाइज प्रणाली में एंट्री करेंगे, तो इस तरीके से ढेर सारे मॉडल ये अपनाए गए हैं। हालांकि इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ये सुझाव अच्छा है, लेकिन उस सुझाव में कुछ जोड़ दिया जाए तो मुझे लगता है ये सुझाव ज़्यादा अच्छा हो जाएगा
और ये भी सुझाव अच्छा है, इसका मॉडल कुछ और तैयार किया जाए तो इसको दोनों सुझाव अच्छे हैं। कुल मिलाकर के भविष्य में के अभ्यर्थियों आपको यूपीएससी के प्रस्तावित सुधारों में आपको तैयार रहना है, क्योंकि यूपीएससी अपने परीक्षा प्रणाली में या अपने पैटर्न में आने वाले 10, 12, 15 सालों में एक बार परिवर्तन जरूर कर देता है। फिलहाल ऐसे समय में डी सुब्बा राव जी द्वारा दिया गया यह सुझाव कुछ हद तक कुछ परिवर्तनों के साथ स्वीकार किया जा सकता है। फिलहाल ये है यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा के लिए एक नए अपडेट्स की बात है, जिस पर चर्चाएं प्रारंभ हो चुकी हैं। तो ये एक सुझाव है। अब आते हैं यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 के लिए आते हैं। तो देखिए पदों की संख्या बढ़ रही है, इसमें पद लगातार बढ़ रहे हैं। पद मान करके चलिए कि आपकी इस परीक्षा के आने तक यानी अक्टूबर तक आते आते इस परीक्षा में लगभग पदों की संख्या 700 प्लस हो जाएगी। 700 प्लस के आसपास पद रहेंगे, ये बिल्कुल कंफर्म है। तो ये एक महत्वपूर्ण बातें हैं। और आप देख रहे हैं कि आपकी तैयारी शुरू है, चल रही है। अगर आप अपनी तैयारी को एक नई गति देना चाहते हैं, एक नए ऊर्जावान तरीके से आप उसको पूरा करना चाहते हैं कि 100% इस बार आप क्वालिफाई करें, तो आप हमारे डे टू डे प्रोग्राम के साथ जुड़ करके आप इसको बेहतरीन कर सकते हैं, जिसमें हम इसका फुल रिवीजन करेंगे। जीएस का फुल रिवीजन होगा और ये रिवीजन टेस्ट सीरीज आधारित होगा। सीसेट का फुल रिवीजन होगा। टेस्ट सीरीज सीसेट में आपको 50 प्रश्नों की हम गारंटी दे रहे हैं कि 50 प्रश्न आपके सही होकर के आएंगे, मतलब 50 प्रश्नों की गारंटी वाला ये बैच है। सीसेट में आपको चाहिए कितना? आपको 33 प्रश्न चाहिए आपको। तो आपका अगर 40 से लेकर के 45 तक आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही चला जाए तो इसमें क्या बुराई है, क्योंकि आप कई बार सीसेट के डिस्क्वालीफाई होने के कारण आप मेंस देने से अछूते रह गए हैं। तो अब ऐसी समस्या आपके सामने नहीं आएगी, इसलिए हमारे 4 जून से प्रारंभ हो रहे इस बैच को आप ज्वाइन कीजिए। और इस बैच को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा और समझ लीजिए कि आपके लिए रामबाण रहेगा। तो आप इस क्लास को हमारे ज्वाइन करके इसका रिवीजन कर सकते हैं और इसमें 100% सफलता के लिए हम ओरिएंटेशन को लेकर के चल रहे हैं। तो आप आइए इस बैच को हमारे ज्वाइन कीजिए। और ये 120 दिवसीय रहेगा, बिल्कुल टारगेटेड बैच रहेगा। यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 पर पूर्णता केंद्रित बैच रहेगा। अगर यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2025 को आपने अपना लक्ष्य बनाया है तो इसके साथ आप जुड़ करके और अपने एम को पूरा कर सकते हैं। आप जानते हैं कि यूपीपीसीएस 2025 में पदों की संख्या बढ़ रही है। डिप्टी कलेक्टर के पद भी 50 प्लस होने जा रहे हैं। ठीक है, तो पदों की संख्या बढ़ रही है। एक एक पद आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण होंगे। उन पदों को आप कैसे क्लैश करें, ठीक है, कैसे होगा पैटर्न, सभी पर हम लोग लगातार शोध कर रहे हैं, लगातार आगे इसको बढ़ा रहे हैं। ये भी आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार यानी राज्य विश्वविद्यालय के सहायक कुल सचिव पद के लिए जो मुख्य परीक्षा आपकी 27-28 अप्रैल को संपन्न हो गई है और जो परीक्षा संपन्न हो गई है उसका मूल्यांकन, भाई स्वाभाविक सी बात है, 1 महीने से अधिक समय हो गया, मूल्यांकन उसका प्रारंभ हो चुका है। और कई लोग कह रहे थे कि इसमें पहले ये दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा, वो दे दिया जाएगा। तो अब मूल्यांकन का कार्य प्रारंभ हो चुका है, मूल्यांकन हो जाएगा, उसके बाद ही इसमें कुछ आयोग निर्णय लेगा। तो फिलहाल अगर सब कुछ अच्छा रहा तो आपका जून और जुलाई दोनों महीना आपके लिए बड़े महत्वपूर्ण है। अगर जून तक कंप्लीट हो जाता है तो जुलाई में इसके परिणाम आ जाएंगे, आपका इंटरव्यू पूरा हो जाएगा और अंतिम परिणाम भी जुलाई तक आ जाएगा। जुलाई तक इस परीक्षा को आयोग पूर्णतः पूरा करने के चक्कर में है, इससे निजात पा जाएगा आयोग का काम इससे मुक्त, क्योंकि आयोग के लिए बड़ी चैलेंजिंग क्या है, 2024 की मुख्य परीक्षा और उसका समय पर परिणाम घोषित करना, क्योंकि ऑलरेडी कमीशन 1 साल पीछे हो गया है। तो जैसे ही इस समय वर्क उसका केवल पीसीएस मेंस 2024 पर चल रहा है, पीसीएस मेंस 2024 को सफलतापूर्वक उसका टाइम टेबल भी घोषित कर दिया गया है और इस मुख्य परीक्षा को करवाने के पश्चात उसका मूल्यांकन भी शीघ्र करवा करके और सितंबर में उसका इंटरव्यू भी प्रोग्राम भी चला दिया जाएगा। तो अब आप समझ लीजिए कि जुलाई अगस्त 2 महीने में मूल्यांकन करवाएगा और सितंबर तक उसके इंटरव्यू प्रोग्राम को लगवा देगा। तो समझ लीजिए कि अक्टूबर तक इंटरव्यू पूरा हो जाएगा और इसी साल नवंबर में इसका रिजल्ट भी आ जाएगा, यानी 25 में 24 कंप्लीट हो जाएगा। 25 तो आपका अक्टूबर में प्रस्तावित ही है और वो अपने डेट पर हो ही जाएगा, उसमें तो कोई बट नहीं है। तो ये सारी स्थितियां आयोग है, आयोग बहुत तेजी से इस दिशा में गतिशील है, क्योंकि उसके ऊपर वर्कलोड भी है, ऐसा नहीं है,
पर्याप्त वर्कलोड है। वैसे आयोग ने अपना वर्कलोड तो लोअर परीक्षा को हटा करके कर ही लिया है, और हमने आपसे कहा था कि हम यूपी सरकार के रोजगार पर चर्चा करेंगे। यूपी सरकार में रोजगार की गति क्या है, कैसे बेरोजगारों को रोजगार दिया जा रहा है, और बेरोजगार जो रोजगार मिल रहा है वो भी बेरोजगारी का ही रोजगार है, कैसे है, इस पर चर्चा करेंगे एक किसी क्लास के साथ हम आपके साथ। क्योंकि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में युवाओं को एक गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता है, और उस गवर्नमेंट जॉब को संविदा और थर्ड पार्टी की जॉब दे करके संतुष्ट किया जा रहा है। अर्थात 8 से 10 घंटे का काम, असमान तरीके से काम, और वेतन वही 18 से 20 हजार वाला। तो कुल मिलाकर के सरकार की ये पॉलिसी देखा जाए तो लोकतांत्रिक नहीं है। उसी चीज को परमानेंट रोजगार के साथ अगर दिया जाता तो कहीं ना कहीं और अच्छा रहता। इस बारे में माननीय मुख्यमंत्री जी व उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करने की आवश्यकता है, उस पर भी हम लोग किसी एक क्लास में चर्चा करेंगे। और रोजगार की स्थिति कहीं ना कहीं और भी दयनीय और भयावह होती जा रही है। पूरे प्रदेश भर में हमारे बेरोजगार युवा भाई तैयारी करते करते अपने घर से ला रहे उस पैसे को भी दांव पर लगा रहे हैं। परीक्षाएं नहीं हो रही हैं, शिक्षा क्षेत्र की वैकेंसी तो बिल्कुल राम भरोसे है, मतलब कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में। और इसीलिए सरकार को इस पर तुरंत ध्यान देना चाहिए, युवाओं की बातों को, युवाओं के भविष्य को संवारने का प्रयास करना चाहिए। फिलहाल तो हम चर्चा आज इसी पर कर रहे थे, और अब चर्चा करते हैं प्रधानमंत्री की। एक करंट अफेयर्स का टॉपिक एक आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए यहाँ से जो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, हमारी पीसीएस की जो स्पेशल क्लासेज हैं जो शुरू हो रही हैं 4 जून से, उसमें आपको इसी तरीके से सारे नोट्स दिए जाएंगे। आपको सारे नोट्स दिए जाएंगे, सारे पीडीएफ मिलेंगे। हालांकि ये पीडीएफ नोट्स आपको स्ट्रिक्टली जो है मिलेंगे, और ये आपको हस्तलिखित मिलेंगे, बिल्कुल क्वेश्चन आंसर फॉर्म में ही मिलेंगे, ठीक है, एक तरीके से समझ लीजिए। साथ ही साथ इस पर एमसीक्यू आधारित प्रश्न भी मिलेंगे। पूरा करंट अफेयर्स आपका बिल्कुल रेडी है एक तरीके से, और पूरा करंट अफेयर्स आपका मिलेगा। तो अगर हम देखें भारत के राष्ट्रपति की अंतर्राष्ट्रीय संबंध में, भारत के पीएम की विदेश यात्रा देखें, अगर हम पीएम की विदेश यात्रा की बात करें और यहां से जुड़े हुए प्रश्न क्या क्या बन सकते हैं, तो पीएम की जो विदेश यात्रा है, देखिए 2024 में जो पीएम की विदेश यात्रा की गई तो उस पर क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं बन सकते हैं। लेकिन अगर हम पीएम की 2024 की विदेश यात्रा की बात करें और 2025 की विदेश यात्रा की बात करें, तो 2025 बहुत महत्वपूर्ण है। 2024 की अगर हम बात करें तो प्रधानमंत्री की 2024 की जो विदेश यात्राएं रही हैं, ठीक है, वो भी कुछ महत्वपूर्ण है, पूरी नहीं महत्वपूर्ण है। अगर हम बात करें तो 2024 में प्रधानमंत्री की जो विदेश यात्रा रही है, तो अब तो 2024 फरवरी का आएगा नहीं, तो फरवरी को छोड़ दीजिए। जुलाई 2024 में प्रधानमंत्री की 2 विदेश यात्राएं रही हैं, रूस की यात्रा रही है और ऑस्ट्रिया की यात्रा रही है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपके आरओ के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री 2024 में कब कब कहाँ कहाँ गए हैं, फरवरी 2024 में गए हैं, जो आपकी परीक्षा में अब नहीं पूछा जाएगा, ये फरवरी 2024, ठीक है। और फिर ये गए हैं यूएई गए थे, ठीक है, ये यूएई और कतर गए थे, यूएई और कतर की यात्रा किए थे, तो ये अब आपसे नहीं पूछा जाएगा। हाँ, फिर जो है जुलाई में गए हैं और अगस्त में गए हैं। फिर जो है पीएम प्रधानमंत्री जुलाई 2024 में विदेश यात्रा किए हैं। 2024 में रूस और ऑस्ट्रिया की यात्रा किए हैं, रूस प्लस ऑस्ट्रिया की यात्रा किए हैं, विदेश यात्रा किए हैं। और रूस की विदेश यात्रा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस यात्रा में उन्होंने 2 रूसी शहरों कजान और एकोतोरिन में नए वाणिज्यिक दूतावास बनाए जाने पर सहमति व्यक्त की गई थी। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि भारत द्वारा रूस के किन शहरों में अपना नया वाणिज्यिक दूतावास खोला जा रहा है, यहां से ये प्रश्न बन सकता है। तो इसके लिए 2 रूसी शहरों कजान और एकातेरिन में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने पर सहमति हुई है।
और इस तरीके से 4 दूतावास हो जाएंगे, क्योंकि भारत के 2 पहले से वाणिज्यिक दूतावास रूस में काम कर रहे हैं, पिट्सबर्ग में और व्लादिवोस्टॉक में पहले से कार्यरत है। तो ये भी प्रश्न बन सकता है, भारत के सबसे अधिक वाणिज्यिक दूतावास किस राज्य में है, किस देश में है? तो भारत के सबसे अधिक 4 वाणिज्यिक दूतावास रूस में है। ठीक है, पिट्सबर्ग में है, व्लादिवोस्टॉक में है, कजान में और एकातोरिन में। तो 4 हो गया। तो इस दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रूस द्वारा अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टोल, ठीक है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया हो। 300 वर्ष पुराने सम्मान पाने वाले पहले भारतीय हैं। ये सम्मान रूस का 300 साल पुराना है और ऐसा सम्मान पाने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले व्यक्ति हैं। तो ये 2 पॉइंट यहाँ पर बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं जुलाई की विदेश यात्रा में। यद्यप ऑस्ट्रिया की जो यात्रा हुई है उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं रहा है। ठीक है, फिर अगस्त में देखें पोलैंड और यूक्रेन गए हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद फिर सितंबर में गए हैं। सितंबर में ब्रुनोई और सिंगापुर की यात्रा किए हैं। ठीक है, ब्रुनोई और सिंगापुर की यात्रा किए हैं और सिंगापुर में इन्होंने इन्वेस्ट इंडिया कार्यालय खोलने की अनुमति की और सिंगापुर में भारत का पहला तिरुवल्लुर सांस्कृतिक केंद्र खोलने की घोषणा की गई। ये किए हैं यात्रा सितंबर में किए हैं। ठीक है, ये है प्रधानमंत्री की सितंबर की यात्रा। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री गए हैं, सितंबर में गए हैं क्वाड शिखर सम्मेलन करने के लिए अमेरिका की यात्रा पर गए हैं। फिर इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, अमेरिका यात्रा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जुलाई हो गया। फिर अगस्त और सितंबर ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो अगस्त में भी प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा रही है और अगस्त में पोलैंड और यूक्रेन की यात्रा किए हैं। पोलैंड प्लस यूक्रेन की यात्रा किए हैं, ये किए हैं। ठीक है, उसके बाद फिर सितंबर में किए हैं ब्रुनई की यात्रा किए हैं। सितंबर 2024 में ब्रुनई यात्रा किए हैं। ठीक है, और फिर सिंगापुर यात्रा किए हैं, ब्रुनई प्लस सिंगापुर प्लस यूएसए की यात्रा किए हैं। ये इंपॉर्टेंट है इनका। अमेरिकी यात्रा रही है, अमेरिकी यात्रा रही है। ठीक है, इन्होंने अमेरिका यात्रा की 21 से 23 सितंबर के बीच और इसी में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल हुए थे। 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल किए थे और कई महत्वपूर्ण समझौता हुआ पीएम मोदी के साथ। और ठीक है, तो क्वाड शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं और द्विपक्षीय बैठक होती है जो, ठीक है, जो बाइडेन के साथ। ड्रोन समझौता हंटर किलर ड्रोन के बारे में होता है, सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट के बारे में होता है और वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की जाती है। कहाँ? बोस्टन और लॉस एंजिल्स में। मतलब अगर 2 वाणिज्यिक दूतावास रूस में भी खुलता है तो 2 वाणिज्यिक दूतावास अमेरिका में भी खोले जाने की घोषणा की जाती है। ठीक है, और इसी समय लार्ज आइलैंड में 13,000 भारतीयों को संबोधित करते हैं, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। 13,000 भारतीयों को लार्ज आइलैंड में संबोधित करते हैं। साथ ही साथ 79th इवन महासभा सम्मेलन को भी संबोधित करते हैं। तो ये रही इनकी विदेश यात्राएं रही, बड़ी महत्वपूर्ण रही है। ठीक है, फिर अक्टूबर में 2 देश की यात्रा किए हैं, लाओस और रूस की यात्रा फिर से किए हैं। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री की जो यात्रा रही है वो रही है लाओस और रूस की रही है। यहां रही है लाओस प्लस रूस की, लाओस प्लस रूस की यात्रा रही है। देखिए इसका पूरा डिटेल नोट्स है, आपको पूरा नोट्स मिल जाएगा, क्वेश्चन आंसर फार में मिल जाएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो लाओस यात्रा रही, तो लाओस यात्रा में प्रधानमंत्री जी गए हैं। ये 21वें भारत आसियान शिखर सम्मेलन 44वें प्लस 45वें
आसियान भारत आसियान जो है आसियान शिखर सम्मेलन में भाग लेते हैं। साथ ही साथ 21वां आसियान शिखर सम्मेलन भारत आसियान और 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, ये तीन यहाँ पर 19वां पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन, 21वां भारत आसियान शिखर सम्मेलन और 44वां प्लस 45वां आसियान शिखर सम्मेलन, तीन शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री कहाँ लाओस में यहाँ शामिल होते हैं और यहाँ आसियान शिखर सम्मेलन में शामिल होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और उसके बाद फिर ये रूस जाते हैं। रूस में ये कजान में जाते हैं, 16वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन भागीदारी होती है, वहां पर ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री भागीदार होते हैं। यहीं पर ये भारतीय प्रधानमंत्री और चीनी राष्ट्रपति के बीच वार्ता होती है और LAC पर दोनों के बीच शांति स्थापित करने के प्रयास होते हैं। वहीं से क्या होता है, भारत और चीन के बीच जो सीमा विवाद चल रहा था उसमें सीमा के आसपास LAC के आसपास सैनिकों की संख्या को कम करने और शांति पुनर्स्थापित करने की बात कही जाती है, तो वहां से ये महत्वपूर्ण निर्णय होता है। ठीक है, तो फिर नवंबर में 3 देशों की यात्रा करते हैं प्रधानमंत्री। नवंबर में अगर आप देखा जाए तो 3 देशों की यात्रा करते हैं। नवंबर 2024 में 3 देशों की यात्रा होती है। नवंबर 2024 में 3 देशों की यात्रा करते हैं और ये है आपका नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना। ये है नाइजीरिया, ब्राजील और गुयाना, ये 3 देशों की यात्रा करते हैं। तो इस तरीके से 2024 में अगर आप देखें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कितने देशों की यात्रा की, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यानी 2024 में 14 देशों की इन्होंने यात्रा की है। और भारतीय विदेश नीति व अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को मजबूती के साथ स्थापित करने में ये सभी यात्राएं पूर्णतः सफल रही हैं। ठीक है, जिसमें 3 शिखर सम्मेलनों भाग लिए हैं। एक तो ये क्वाड सम्मेलन अमेरिका में होता है, वहां भाग लेते हैं। फिर जो है लाओस में होता है आपका आसियान शिखर सम्मेलन, उसमें भाग लेते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन रूस में होता है, वहां भाग लेते हैं। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण सम्मेलनों में भाग लेते हैं। साथ ही साथ संयुक्त राष्ट्र का जो वार्षिक सम्मेलन होता है उसको भी सितंबर में उसमें भाग लेते हैं अमेरिका यात्रा के दौरान। तो ये रही भारतीय प्रधानमंत्री की 2024 की विदेश यात्राएं रही हैं। ठीक है, अगर हम 2025 की विदेश यात्रा देखें प्रधानमंत्री की, तो 2025 की विदेश यात्रा में अगर हम देखें तो अब तक प्रधानमंत्री जो यात्राएं कर चुके हैं 2025 में, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके लिए अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री, अच्छा ये 14 और एक और है, ये दिसंबर में भी यात्रा किए थे, ये भी ध्यान दीजिएगा। दिसंबर 2024 में भी ये गए थे, कुवैत गए थे ये। ठीक है, ये कुवैत गए थे। तो कुल 15 देशों की यात्राएं किए हैं 2025 में। ये कुवैत की यात्रा किए थे, कुवैत की यात्रा किए थे। तो इस तरीके से 14 नहीं बल्कि 15 देशों की यात्राएं कर चुके हैं 2024 में। 2024 में 15 देशों की यात्राएं कर चुके हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, तो इनका कार्यक्रम यह रहा फरवरी से लेकर के और दिसंबर 2024 तक, दिसंबर 2024 तक ये लगभग 15 देशों की ये यात्राएं कर चुके हैं प्रधानमंत्री जी। ठीक है, ये रहा है आपका। ठीक, 2025 में देखें तो 2025 में भी ये शुरुआत कहाँ से करते हैं, जनवरी से करते हैं। ठीक है, तो जनवरी में इनकी कोई विदेश यात्रा नहीं होती। अगर हम देखें तो जनवरी में कोई विदेश यात्रा नहीं है। फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा होती है और ये करते हैं सबसे पहले फ्रांस की यात्रा करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फ्रांस की यात्रा करते हैं और यहाँ ये AI सम्मेलन में भागीदार होते हैं। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, 12 फरवरी 2025 को ये जाते हैं। ठीक है, और 10 से 12 फरवरी को पेरिस में आयोजित 14वें इंडिया फ्रांस सीओ फोरम में शामिल होते हैं। साथ ही साथ ये जो है AI सम्मेलन में भागीदार होते हैं, जहां AI का भविष्य और मानवता विषय पर चर्चा होती है और उसकी सह अध्यक्षता करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ मिलकर के इसकी सह अध्यक्षता करते हैं। और चौथे AI सम्मेलन, ये तीसरा AI सम्मेलन था क्योंकि पहला AI सम्मेलन नवंबर
2023 में लंदन में हुआ था। दूसरा एआई सम्मेलन सियोल दक्षिण कोरिया में हुआ था। तीसरा एआई सम्मेलन फ्रांस में होता है। चौथा एआई सम्मेलन 2025 में भारत में कराने का प्रस्ताव पीएम द्वारा किया गया, जिसको स्वीकार कर लिया गया है। ठीक है, तो ये रही है प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा। ठीक है, उसके बाद फिर ये अमेरिका यात्रा गए हैं। नए राष्ट्रपति बनते हैं तो वो अपने मित्र को बुलाते हैं और मित्र के, ठीक है, फरवरी में ये करते हैं 13 से 14 फरवरी ये यूएसए की यात्रा पर होते हैं। यूएसए की यात्रा पर होते हैं 13 से 14 फरवरी। ठीक है, फिर आते हैं मार्च 2025 में ये जाते हैं मॉरिशस की यात्रा करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉरिशस की यात्रा करते हैं और यहीं पर इन्हें मॉरिशस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया जाता है। ठीक है, तो मॉरिशस की यात्रा करते हैं। और द ग्रांड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है, तो एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान से इन्हें सम्मानित किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद फिर अप्रैल माह में, तो मार्च में ये मॉरिशस की यात्रा और करते हैं अप्रैल में। उसके बाद फिर अप्रैल में देखें तो अप्रैल 2025 में प्रधानमंत्री की 3 यात्राएं होती हैं। पहला है थाईलैंड यात्रा होता है, पहला है थाईलैंड यात्रा होती है। फिर दूसरा जो है श्रीलंका यात्रा है। बड़ी सफल यात्राएं हैं ये। ठीक है, और थाईलैंड यात्रा जो थी उसमें बिम्स्टेक सम्मेलन में भागीदार होते हैं। बिम्स्टेक सम्मेलन यहाँ भागीदार होते हैं। श्रीलंका यात्रा बहुत इंपॉर्टेंट होती है इनकी। ठीक है, इसको आप देखिएगा श्रीलंका यात्रा में। और उसके बाद फिर जाते हैं सऊदी अरब यात्रा जाते हैं। सऊदी अरब यात्रा जाते हैं। जब ये सऊदी अरब यात्रा पर होते हैं उसी समय पहलगाम हमला हो जाता है और यात्रा को बीच में छोड़ करके चले आते हैं, बीच में छोड़कर भारत चले आते हैं और इस तरीके से यात्रा इनकी पूरी नहीं हो पाती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा भारतीय प्रधानमंत्री की 2024 में विदेश यात्राएं क्या क्या रही हैं और 2025 में विदेश यात्राएं क्या, इनका पूरा डिटेल आपको लेना है तो आप हमारे प्रारंभ हो रहे नए बैचेस प्रोग्राम के साथ जुड़ करके आप इसको ले सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं। और इन सारे उसको जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल DPIS पर भी आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आइए DPIS यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए। देवप्रयागम IAS ऐप डाउनलोड कर लीजिए और आप हमारे इस नए स्पेशल प्रोग्राम के साथ भी जुड़ करके और अपनी सफलता को आप सुनिश्चित कर सकते हैं। तो मित्रों, तो आइए एक विश्वसनीय और आपके हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क को जनरेट करने वाले इंस्टीट्यूशंस के साथ जुड़िए, देवप्रयागम के साथ जुड़िए और अपना भविष्य सिक्योर कीजिए, अपना भविष्य पूर्णतः सुरक्षित कीजिए। आइए इस नए बैचेस का कार्यक्रम में स्वागत है और आपकी सफलता सुनिश्चित की जाएगी। बहुत बहुत